हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हम संस्कृत शिक्षा विभाग की शिक्षक भर्ती लेवल 1 हेतु विज्ञान के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसका अपना सिलेबस ये है, जिसके अंदर 9 टॉपिक्स हैं। इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, जिसके 4 पार्ट हमने देख लिए हैं। आज अपन उसके आगे से पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पिछले क्लास में लास्ट में हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस ये जलती हुई तीली के पास में ले जाने से पॉप साउंड के साथ में जलती है। ठीक है, आज अपन इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं। तो सभी अम्ल और क्षारकों में समानताएं होती है कि सभी अम्ल समान रासायनिक गुणधर्म के होते हैं, यानी कि जितने भी अम्ल होते हैं उन सब में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। नेक्स्ट है धातु के साथ रिएक्शन करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस देते हैं। दोनों जो समानताएं हैं वो लगभग सभी अम्लों के अंदर पाई जाती है। सभी अम्ल समान रासायनिक गुणधर्म शो करते हैं और सभी धातु के साथ में रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ग्लूकोज एवं अल्कोहल ये दोनों ऐसे सॉल्यूशन हैं जो कि विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, ग्लूकोज और अल्कोहल दोनों विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जबकि अम्ल जैसे HCl है, H2SO4 है, इनकी उपस्थिति में या फिर अम्लीय विलयन के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, इनका जो सॉल्यूशन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि ये अम्ल नहीं है। लेकिन जो अम्ल होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और H2SO4 है, तो इनका अगर सॉल्यूशन हम लेते हैं तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। ठीक है, यानी कि इनमें प्रवाह जो है वो आयनों के कारण होता है। और ये कौन से आयन हो सकते हैं, तो ये Cl- आयन होते हैं, NO3- आयन हो सकते हैं, या फिर एसीटेट यानी CH3COO- या फिर सल्फेट आयन SO4 2-। इस प्रकार के आयन्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल की उपस्थिति के अंदर HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। यानी कि जब इनको जल में घोला जाता है या HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको जल में डाला जाता है तो यह आयनित हो जाता है। H+ और Cl- हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। और जल की अनुपस्थिति के अंदर HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी HCl को जब जल में डालेंगे तभी यह आयनों में विभाजित होता है। यानी कि जल की अनुपस्थिति के अंदर HCl अणुओं से हाइड्रोजन आयन पृथक नहीं होते हैं। जब ये H+ आयन वगैरह मुक्त हो जाते हैं तो इसका जो H निकलता है वो और H2 ये दोनों जुड़ जाते हैं और इससे बनता है H3O+। इसको कहा जाता है हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl-। ये दूसरा जो आयन है वो ऐसे ही मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, इसीलिए ये इसके साथ H2 के साथ में जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि H+ और H2 मिलकर के H3O+ बना देता है। अति इससे स्पष्ट है कि अम्ल जल के अंदर H3O+ अथवा H+ एक्वस के रूप में आयन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर क्षारक को जल में डाला जाए तो उस पर क्या प्रभाव होगा वो देखते हैं। अगर क्षारक को जल में डाला जाए, जैसे क्षारक का एग्जाम्पल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में घोला तो घुलने पर ये Na+ और OH- आयनों के अंदर विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से KOH जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको जल में डालने पर ये K+ और OH- इन आयनों के अंदर विभाजित हो जाता है। तो यानी कि जो क्षारक है वो भी जल के अंदर आयनित हो जाती। क्षारक जल के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- उत्पन्न करते हैं। जल के अंदर घुलनशील क्षारक जो है उन्हीं को क्षार कहा जाता है। यानी कि जो क्षारक जल के अंदर घुल कर के आयन प्रदान करते हैं ना, वो ही क्षार कहलाते हैं। घुलनशील क्षारक जो है वो ही क्षार कहलाते हैं। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, यानी कि जो जल में घुल रहे हैं वही क्षार होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक से
जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। जो जल में घुल जाते हैं ऐसे क्षारक को क्षार कहा जाता है और इनका स्पर्श साबुन की तरह होता है और स्वाद कड़वा होता है तथा प्रकृति इनकी संक्षारक होती है। इन्हें कभी भी छूना या चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया हम देख चुके हैं कि जब अम्ल और क्षार को जब मिलाया जाता है तो ये लवण का और जल का निर्माण कर देते हैं। यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर भी यही है, अम्ल प्लस क्षारक लवण और जल बनाते हैं और यही उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यानी कि जब भी जल के अंदर अम्ल या क्षारक डाला जाता है तो ऊष्मा मुक्त हो जाती है और यही अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे सांद्र अम्ल जो है, जैसे नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड जैसे H2SO4 में जल मिलाने पर मिश्रण में उत्पन्न ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण मिश्रण असफलित यानी कि एकदम उफान जैसा आ जाता है उसके अंदर। तो उफन करके वो पात्र से बाहर भी आ सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है। कांच का पात्र टूट भी सकता है। यानी ये जो सांद्र अम्ल होते हैं, अगर आप इसके अंदर जल ऐड करते हैं तो ये असफलित होकर के पात्र से बाहर आ सकता है। इसलिए अगर किसी भी सांद्र अम्ल को अगर तनु विलयन बनाना है तो हमको अलग बीकर के अंदर जल लेकर के फिर उसके अंदर सांद्र अम्ल को धीरे धीरे ऐड करते हुए जाना चाहिए, ऐड करना चाहिए हिलाते हुए। ठीक है, तो इससे ये नुकसान नहीं होता है। अतः किसी भी सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए अम्ल को धीरे धीरे जल में डालना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है तनुकरण का, यानी कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या फिर OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। अम्ल और क्षारक तनुकृत होती हैं। नेक्स्ट है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये जो सार्वत्रिक सूचक होते हैं, जब भी किसी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन जो होती है उसकी विभिन्न सांद्रताएं जो होती है उसको अलग अलग रंगों के अंदर प्रदर्शित करता है। ये होता है सार्वत्रिक सूचक। नेक्स्ट है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है इसके अंदर दो शब्द है, पी और एच। एच से तो हाइड्रोजन आयन है और पी से पी सूचक होता है जो कि पुंसांस यानी पोटेंज शब्द से बना है, जो कि एक जर्मन शब्द होता है और इसका अर्थ होता है शक्ति। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं उनकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया था, उसी को कहा जाता है पीएच स्केल। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर किसी भी सॉल्यूशन में हमको ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक स्केल काम में लिया जाता है, उसी को कहा जाता है पीएच स्केल। यानी इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर के 14 तक होती है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही कम होता है। यदि किसी सॉल्यूशन या उदासीन जो सॉल्यूशन होता है उसकी विलयन की पीएच अगर हम देखें तो वो 7 होती है। ठीक है, किसी भी उदासीन सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है। किसी विलयन की पीएच अगर 7 से कम होती है तो वो अम्लीय सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर H+ आयनों की सांद्रता इंक्रीज हो रखी होती है। और यदि पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है तो वो क्षारीय विलयन हो जाती है जिसके अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन अधिक होती है। अगर हमको सार्वत्रिक सूचक ज्ञात करना होता है तो वो सार्वत्रिक सूचक जो है वो अंतःभारित पेपर जो है उसके द्वारा ज्ञात करते हैं। ये पेपर कुछ इस प्रकार का होता है जिसके अंदर बीच में होता है 7 यानी उदासीन पीएच होती है। और जब हम 7 से 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लता बढ़ती जाती है, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। और जब हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बढ़ती हुई क्षारक प्रकृति को ये शो करता है और इसके अंदर OH- आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। यानी इधर आने पर H+ आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है और इधर जाने पर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट कुछ सॉल्यूशन की पीएच के मान दे रखे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आप ध्यान में रखिएगा।
जैसे फर्स्ट है लार। खाना खाने के पहले लार जो है उसका पीएच हल्का अम्लीय, हल्का क्षारीय या फिर उदासीन, तीनों ही नेचर का हो सकता है, मिश्रित प्रकार का होता है क्योंकि इसकी पीएच रेंज होती है 5.6 टू 7.9 के बीच में होती है। ठीक है, तो मिश्रित ही होती है, यानी एसिडिक, उदासीन और क्षारीय तीनों ही मिश्रित रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लार। खाना खाने के बाद उसकी पीएच हो जाती है 7.4, हल्का क्षारीय होता है। नींबू का रस, इसका पीएच होता है 2.2, अम्लीय। और रंग रहित जो वातित पेय पदार्थ होता है उसकी पीएच होती है 10 और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। गाजर का रस, इसका पीएच होता है 5.88 से 6.40, ये अम्लीय होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉफ़ी की पीएच होती है 4.5 टू 6.0, अम्लीय होती है। ठीक है, और टमाटर का रस, इसकी होती है 4.0 से 4.4 तक होती है, अम्लीय प्रकृति होती है इसकी भी। नल का जल, पीने लायक जल होता है वो तो उदासीन होता है, लेकिन जो नल का जल वगैरह और अदर जो जल होते हैं उसकी पीएच 6.5 टू 8.5 तक होती है, यानी हल्का अम्लीय या फिर उदासीन या फिर क्षारीय प्रकृति का, ये भी एक मिश्रित के जैसे होता है। 1M NaOH, NaOH क्या है? क्षार है, और क्षार की पीएच तो 7 से ज़्यादा होती है, तो इसकी पीएच, NaOH की पीएच अगर हम देखें तो वो होती है 14, यानी कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है 1M HCl, ये इसकी पीएच 0 होती है क्योंकि ये एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होता है, इसलिए इसकी पीएच 0 होती है। नेक्स्ट है जठर रस की पीएच कितनी होती है? तो जठर रस जो कि आमाशय के अंदर पाया जाता है उसकी पीएच होती है लगभग 1.2, यानी हाईली एसिडिक होता है ये भी। और नींबू का रस जो अभी अपन ऊपर देख चुके हैं 2.2 होता है लगभग। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रक्त का पीएच अधिकतर पूछा जाता है। 7.4 इसका पीएच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी पीएच होती है 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच होती है लगभग 14। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।